हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आप ये बताइए कि सॉलिड्स होते क्या हैं, क्या होते हैं सॉलिड्स। देखो, आपने पढ़ा है कि जिनके बीच में कोई स्पेस होता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनके अंदर होती हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, पर अभी जो हम देखेंगे स्पेसिफिक कि सॉलिड का भी कोई टाइप होता है क्या। जो हमने देखा है कि जो हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो सॉलिड्स हमें दिखाई दे रही हैं, क्या उनकी भी कोई स्पेसिफिक नेचर है कि भाई ये इस तरीके का सॉलिड है, ये एक्चुअल सॉलिड है या सूडो सॉलिड है। तो वो चीज़ें हमें देखनी है। आपको सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पता होंगी, भाई कंप्रेसिबल होते नहीं हैं, बीच में स्पेस नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हैं। इस चैप्टर में हमें उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, लैटिस कैसी बनाते हैं उनके बारे में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब ये बताओ कि जो सॉलिड्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। सॉलिड दो पार्ट में डिवाइड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। आपको ये दो चीज़ें समझनी है। आपको सॉलिड सबको पता है होता क्या है। अब इसकी दो टाइप हैं, एक तो कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। ट्रू सॉलिड किसको बोला जाता है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। किसको बोला जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। और जो सूडो सॉलिड बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, अमॉर्फस सॉलिड को। आप अगर लैब में गए हो तो आपने सोडियम को देखा होगा, किसको देखा होगा, Na, सोडियम को देखा होगा। और एक अगर आपने शीशो को, ग्लास को देखा हो तो वो अमॉर्फस सॉलिड में आता है। किस सॉलिड में आता है, अमॉर्फस। तो अगर आपके सामने कुछ रख दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये किस तरीके का सॉलिड है, भाई ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये रखते हैं, ये जो प्रॉपर्टी रखते हैं, वही हमें देखनी है। एक तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। क्या होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट है कि भाई अगर आपने जैसे दो बच्चे हैं घर में, आप एक तो आप हैं, एक आपकी बहन है, उन दोनों को बराबर अलमारी दी गई है और उनको बोला गया है भाई अपने कपड़े जचा लीजिए या अपनी बुक्स जचा लीजिए। आपको पता है कैसा, कौन कैसे जचाने वाला है, और वो सेम स्पेस है सबके पास, दोनों के पास क्या है, सेम स्पेस है। पर आपको पता है, हो सकता है भाई कौन कबाड़ी, ये हमें नहीं पता, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक तो ऐसे ही कपड़े भाई तय करने की ज़रूरत क्या है, इनको रखने की ज़रूरत क्या है, वो दूर से ही फेंक देगा, और एक बहुत अच्छे से उसको अरेंज करेगा। आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है ना। अभी तक समझदार आप हैं, समझ जाएंगे कौन क्या करने वाला है। तो यही है सॉलिड्स में भी, ठीक है। अगर पर्टिकुलर बहुत अच्छी अरेंजमेंट की जाए बच्चों, तो वो कौन से सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो रैंडम होती है, जो रैंडम होती है, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, वो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये आप कैसे समझे, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा अरेंजमेंट। तो ये होती है किसमें, आपको परफेक्टली कोई स्ट्रक्चर बनती हुई नज़र आ रही है, नज़र आ रही है, पर यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। तो ये कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। बात समझ। तो शेप के बेसिस पे हमें क्या पता लगा कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। और एमॉर्फस में कोई रेगुलर शेप नहीं होती, रैंडम होता है सब कुछ। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें, मेल्टिंग पॉइंट देखें, अब यहाँ पे क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट में एक प्रॉपर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हमने, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, भाई इनका 800 मेल्टिंग पॉइंट है, 800 मेल्टिंग पॉइंट है, 800 पे ये मेल्ट हो जाएगा, तो वो 800 पे ही मेल्ट होगा। ये नहीं है कि भाई 800 से चलता गया और 1000 तक वो मेल्ट हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा ही होता है, उनका कोई एक प्रॉपर एक पॉइंट नहीं होता कि इस पॉइंट पे आके वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो करते क्या हैं भाई, वो 800 से शुरू हुए, वो 1000 तक मेल्ट होते ही जा रहे हैं। तो उनका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि एमॉर्फस सॉलिड में एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा होता है, भाई अगर 800 है तो 800 पे ही मेल्ट होगा, कोई रेंज नहीं है। एमॉर्फस में क्या होती है, एक रेंज होती है टेम्परेचर की, जिस पे जाके वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। अब इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी देखें। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को काट दिया जाए। अब अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप चाकू लें, उससे अगर आप काटने की, आप ब्लेड ले लें, उससे काटने की अगर आप कोशिश करते हैं तो इनमें क्लीन कट आता है। क्लीन कट का मतलब क्या है, आपको प्रॉपर शेप दिखाई पड़ती है, कोई ऊबड़ खाबड़ चीज़ नज़र नहीं आती, प्लेन कट आता है बिल्कुल, ठीक है। पर अगर आप अमॉर्फस सॉलिड्स को काटने की कोशिश करते हैं, जैसे आप ग्लास को अगर काटें हैं, तो वहाँ क्या रह जाएगा, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा हो जाएगा। तो इनकी क्लीन कट नहीं आती। पर अगर आप सोडियम को ऐसे काटते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन कट देता है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और जो क्लीन कट नहीं देते हैं
वो क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। अब देखो हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी क्या है, जैसे हमने टेम्परेचर की बात की कि इनमें कोई रेंज नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ऐसे ही जो हीट ऑफ फ्यूजन है, जो मेल्टिंग जो इनका रीजन है वो क्या है, एक प्रॉपर होता है, एक डेफिनेट होता है। पर यहाँ क्या है, एमोर्फस सॉलिड में वो कोई डेफिनेट रेंज नहीं होती, किसी भी रेंज में बहुत लंबा वो रेंज होता है। अब देखो जो अरेंजमेंट वाला था, हमने जो अरेंजमेंट की कि इनमें एक भाई बहुत सही से क्या है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है कि बहुत अच्छे से जचे हुए होंगे। पर इसमें क्या, एमोर्फस में क्या लिखा जाता है, शॉर्ट रेंज में, मतलब भाई दो बच्चे तो लाइन में खड़े हो गए और एक यहाँ खड़ा हो गया, एक रैंडम, तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है। अब देखो आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी। अब ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और जो एमोर्फस होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। अगर हम याद करने चलते हैं तो हमें लगता है कि भाई अभी तक अच्छी अच्छी बातें किसके लिए आ रही है, भाई ट्रू सॉलिड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा, और एमोर्फस क्या होगा, ए आ गया तो वो एन आइसोट्रोपिक होगा। पर इसका उल्टा कर लीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। आपने अरेंजमेंट बनाई थी, हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि ऐसे ऐसे भाई एक अरेंजमेंट है, ये भाई प्रॉपर आती है किसमें, क्रिस्टलाइन में आती है, पर एमोर्फस में क्या हो जाती है, रैंडम हो जाती है। पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, हमने अरेंजमेंट अब ये देखो, ये अरेंजमेंट किसकी दे रखी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की दे रखी है। अब देखो एक पार्टिकल तो वैसे तो फिक्स्ड अरेंजमेंट है, भाई एक ये पार्टिकल है, बड़े वाला पार्टिकल है, एक ये आ गया और ये ब्लू वाला है, यहाँ पे ब्लू वाला है, अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया है। पर अब यहाँ देखो, तब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक ये बड़ी बॉल है, छोटी बॉल है, बड़ी बॉल है, छोटी बॉल है, तो ये क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, भाई कभी कोई आ गया, एक बार ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो जो प्रॉपर्टी है, चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, आप कोई भी तब प्रॉपर्टी निकालने चलते हैं किसी एलिमेंट की, तो वो डिफरेंट आना स्टार्ट हो जाती है, वो एग्जैक्टली नहीं आती। पर यही तब यही काम आप किस में करते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स में करते हैं। तो वहाँ क्या था, रैंडम था, वहाँ ऐसा नहीं था भाई एक छोटा जचाया एक बड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है, आप तब भी ऐसे कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन में तब ऑर्डर देखते हैं तो वो फिक्स्ड ऑर्डर नज़र आता है, तो इसी वजह से उनको क्या बोला गया था, आइसोट्रोपिक बोला गया था। ऐसा क्रिस्टलाइन में नहीं हुआ, तब भी आप क्या है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो क्या आ गए, सारे ब्लू वाले पार्टिकल्स आ गए, और यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड वाली बॉल है, एक ब्लू वाली है, रेड वाली है, ब्लू वाली है, तो और इसमें भी ऐसे ही हुआ, सारी ब्लू वाली आ गई, यहाँ पे रेड वाली आ गई। तो यहाँ क्या है कि किसी भी डायरेक्शन में जाने पे एक सिमेट्री नहीं मिल पा रही है हमें, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, एन आइसोट्रोपी, जो प्रॉपर्टी है भाई कि अलग अलग डायरेक्शन में जाने से वो चेंज हो रही हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक। और जो आइसोट्रोपी मतलब आपको सेम मिलेगी, आप ये किस में है, ठीक है। ये हमने समझ ही लिया कि ऑर्डर अरेंजमेंट इसमें क्या है, लॉन्ग रेंज है, बहुत लंबे आप चलते जाएंगे तो सारे बच्चे बिल्कुल लाइन में खड़े हैं सारे के सारे। पर इसमें क्या है, शॉर्ट रेंज में है कि भाई दो सीधे खड़े हो गए और कहीं कहीं खड़े हैं। तो ये है शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, ठीक है। अब ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, एमोर्फस को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप बच्चों गर्मियों में देखें, एक तो ग्लास नया नया लगता है, ठीक है ना, शीशा नया नया तब लगता है, तो वो बिल्कुल एक शेप आपको दिखाई पड़ेगी। पर जैसे जैसे समय बीतता है, या आपने देखा होगा थोड़ी सी ग्लास में मिल्कीनेस, सफ़ेद सा रंग आना शुरू हो जाता है, और शीशा क्या है, नीचे से तो मोटा हो जाता है, यहाँ से तो मोटा हो जाता है और ऊपर से पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तभी बच्चे उनको उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं स्कूलों में, वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ढीले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पहले तो फिट लगाया गया था, पर यहाँ से वो समय के साथ क्या है, वो नीचे उसका ज़्यादा वो बढ़ता गया और ऊपर से क्या है, वो पतला होता गया। तो ये किसकी वजह से है, क्योंकि अब जो बिल्डिंग्स हैं, अब ये तो है नहीं भाई हम शीशों को ढक के रखते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो बहुत हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं वो गर्मियों में, और बहुत लो टेम्परेचर पे भी रहते हैं। तो इसी वजह से क्या है, वो टेम्परेचर के साथ साथ जो नीचे है जो ग्लास, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो मोटा हो जाता है। इसी वजह से हम उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल रहे हैं, जो कि है वो सॉलिड के अंदर, पर मैकेनिज्म उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मिल्कीनेस आती है वो किसकी वजह से, जो हाई और लो टेम्परेचर होता है बार बार, क्योंकि सर्दी भी आती है गर्मी भी आती है, इसी वजह से
ऐसा होता है, और जो ये ग्रिथ बढ़ी, ये जो मोटापा बढ़ा ग्लास का, वो भी इसी वजह। अब एमोर्फस सॉलिड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सारी किस चीज़ में आ गए, ये क्या होते हैं, सारे एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। अब हमें आगे जो पढ़ना है सारा, वो किसके बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि ट्रू सॉलिड तो वही घोषित हुए हैं अभी, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें हैं उसकी, वो किसी टाइप का भी है अलग अलग वे में, तो वो हम देखते हैं। तो बच्चों कौन कौन से हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर कौन आता है आयनिक सॉलिड, फिर आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स, फिर आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है ना। अब आपको याद भी होना चाहिए ये कैसे कैसे हैं। मॉलिक्यूलर, आप इनके इनिशियल लिख लीजिए एक बार, एक क्या है एम है, फिर क्या है आई है, फिर से एम आया और फिर सी आया, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं, ये एम है, इधर लिख लेना आई, ये माइक बन जाएगा, है ना, ठीक है, और ऊपर एक एम मतलब एम स्क्वायर, और ये आई सी, समझ गए। आप किसी भी तरीके से याद रखना चाहें, आपको याद होना चाहिए भाई चार थे, वो कौन कौन से थे, एक क्या है मॉलिक्यूलर है, एक मेटेलिक है, एक आयनिक है, और एक कोवेलेंट, क्योंकि ये दो तो बॉन्डिंग के टाइप ही होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और बॉन्डिंग तो मेटेलिक भी होती है, ठीक है। तो ये तो बॉन्डिंग में ही आ जाते हैं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो ये चार तरीके के होते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड खुद तीन तरीके का होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब एम को हमने फर्दर डिवाइड कर लिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड खुद तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में है, देखो आप मॉलिक्यूल किसको मानते हैं, जैसे कि आपके पास भाई Cl2 का मॉलिक्यूल है, आपके पास I2 का मॉलिक्यूल है, आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल हुए। अब इसमें क्या है कि भाई वो किस तरीके की उनके अंदर बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूल में कैसा हो सकता है वो, या तो कैसा हो सकता है बच्चों पोलर हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है नॉन पोलर हो सकता है, या फिर उनमें कैसी बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इसको कैसे याद रखें कि भाई एक तो पीएच आपको पता है ना, पीएच स्केल होता है, ठीक है। एक तो पोलर हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एक नॉन पोलर अपने आप लगा लेना फिर, ठीक है ना। अब फटाफट इनकी प्रॉपर्टीज देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर पोल जनरेट होता है, जिसमें पोलैरिटी में डिफरेंस होता है, पोलैरिटी में डिफरेंस कैसे हो सकता है, जैसे भाई आपके पास HCl मॉलिक्यूल है या आपके पास HF मॉलिक्यूल है, तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसे ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन सारे छीन ही लेगा, भाई मेरे को दे दो। तो ये कैसा पोल हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, तो ये क्या चीज़ जनरेट हो गई, चार्ज जनरेट हो गया, दो पोल जनरेट हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक कैसा नेगेटिव पोल। ये बात समझ में आ रही है ना। तो अगर पोल जनरेट हो गए तो ये कैसे मॉलिक्यूल हो गए, पोलर मॉलिक्यूल हो गए। पर देखो अगर वो एक जैसा मॉलिक्यूल हो जाए, मान लीजिए H2 है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये कैसे कह सकता भाई मैं छीन लूंगा या मैं पहलवान हूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही तो बराबर है ना, दोनों एक जैसे हैं। या आप Cl2 में करो तो ये कैसे एक दूसरे के आगे पहलवान बन सकते हैं, ये भी यही है और ये भी यही है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो नॉन पोलर हो गए, ये पोल जनरेट कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की शक्ल ही एक जैसी है। तो ये तो कौन से हो गए, पोलर मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ा था। आपके पास कौन था, आपके पास H2O, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे ज़्यादा अच्छी तो कौन करेगा, कर सकता है। NH3 में भी होती है, ठीक है, पानी में तो होती ही होती है, NH3 में भी होती है। बात समझ गए ना। तो इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमने HCl बोला कि भाई वो पोलर है, या हमने H2 बोला कि वो नॉन पोलर है, तो इनमें फोर्सेस कौन सी है, इनमें कौन सी फोर्सेस है। देखो ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं जो नॉन पोलर में होती हैं, लंदन फोर्सेस। ये आपने कहाँ नाम सुना था, तब आप बात कर रहे थे कि भाई एक हीलियम यहाँ, एक हीलियम दूर, बहुत दूर, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, जो ना के बराबर जो फोर्सेस होती हैं बच्चों, उनको आप क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस। बात समझ गए, मतलब नाम की हैं, फोर्सेस हैं भाई। अब मॉलिक्यूल हैं, वो हैं एक कंटेनर में, तो कोई तो नाम देना पड़ेगा। तो वो जो ना के बराबर जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती है, लंदन फोर्सेस होती हैं। अब इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, कोई हार्ड नहीं होते हैं। ये कैसा नेचर होता है, सॉफ्ट होता है। अब यहाँ क्या है, पोलर जो मॉलिक्यूल हैं, सॉफ्ट तो ये भी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं HCl एक गैस है,
HCl एक गैस होती है। तो सॉफ्ट तो ये भी होते हैं, पर इनमें जो अट्रैक्शन है ये किस वजह से एक साथ है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों बच्चों, क्योंकि ये भी पोल है ये भी पोल है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये पोल और दोनों मिलके क्या हो गई, दो पोल, तो क्या हो गई डाइपोल। डाई मतलब दो और पोल तो ये है ही, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना, इसको आपको याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे होती है। और H2O में तो होती है कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे आइस है, आप जानते हैं कि वो कैसी होती है, हार्ड होती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब ये जानते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। करते कौन है, या तो मेटेलिक सॉलिड करेंगे या फिर कौन करेगा, आयनिक सॉलिड्स करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इन सब का क्या रहेगा, लो रहेगा। बात समझ गए ना, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और सॉफ्ट रहेंगे। सिर्फ आप H2O से, जहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ जाएगी, पानी की बात आ जाएगी, आइस, आप किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं आपका मन करे तो। अब देखो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि आयनिक का नाम लेते ही हमारे दिमाग में कौन आ जाता है, NaCl आ जाता है। ये तो हमें पता ही है भाई। इनके बीच में और आयंस के बीच में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और आप ये तो जानते हैं NaCl के तो क्रिस्टल होते हैं। NaCl के क्या होते हैं, क्रिस्टल। अब बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, NaCl नॉर्मल तो आता नहीं, वो बड़े बड़े, ये जो हमारे पास जो टाटा का आता है वो तो उनको तोड़ फोड़ के वो हमारे पास लाते होंगे, है ना। और वैसे किस में आता है, रॉक फॉर्म में आता है। तो वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब ये क्या है बच्चों, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं तब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, पर जैसे आप उनको मेल्ट कर देते हैं, मतलब आप या तो उनको पानी में डिजोल्व कर दें या फिर आप उनको मेल्ट कर दें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि जैसे ही आप उनको मेल्ट कर देते हैं तो उनके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। पर तब वो लैटिस फॉर्म में होते हैं, तब वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बंधा पड़ा है, तो वो घूम ही नहीं सकता, वो फ्री नहीं है। पर जैसे ही आप उनको खुले छोड़ देते हो वो इधर उधर भागना शुरू, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फिर कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो किस में, तब मेल्ट हो जाते हैं। मोल्टन स्टेट में वो कैसे होते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन में वो कैसे होते हैं, कैसे कंडक्टर होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। नमक को आप मेल्ट करके देख लो, पता लग जाएगा आपको, काफ़ी मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है। अब मेटेलिक सॉलिड आपको पता होना चाहिए। मेटेलिक सॉलिड्स क्या हैं भाई, जैसे जितने भी मेटल्स हैं आपके पास, उनके बीच में जितने भी क्या हैं मेटल्स हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, मेटेलिक सॉलिड्स। बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल और मेटल के बीच में क्या बॉन्डिंग हो सकती है, मेटेलिक बॉन्डिंग हो सकती है। और क्या है, ये सबको पता है भाई मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आप 8वीं 9वीं 10वीं बहुत ज़्यादा पढ़ा है आपने इसके बारे में। हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये सब कुछ होता है। अब ये कंडक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। फिजिक्स में पढ़ पढ़ के पागल हो लिए। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा कि भाई उनमें फ्री आयंस होते हैं, ये होता है वो होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है इनका हाई होता है, क्योंकि आयरन को आप पता है भट्ठे में जाते हैं, भट्टी में जाके उसको पिघलाना पड़ता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता ही होता है। फिर आती है कोवलेंट सॉलिड्स की बात। कोवलेंट से तो आप समझ ही जाओ, कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बन रहा है। सबसे पहले तो आप कार्बन के बारे में ही सोच लेते हैं भाई, बहुत अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, या उसी का जो भाई बंधु है नीचे सिलिकॉन है, वो भी बहुत अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। आप कार्बन के, आप ग्रेफाइट को मान लो या डायमंड को मान लो, आप कहोगे भाई जो ग्रेफाइट है वो तो क्या है, सॉफ्ट तो होता है, पर वहाँ पे डायमंड क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। पर ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर डायमंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। उसी में जो क्वार्ट्स आता है SiO2, मिट्टी का भी यही फॉर्मूला होता है वैसे तो, SiO2, तो इनका क्या है, ये भी काफ़ी हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, पर उसमें आप डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल याद रख सकते। तो बोलो और बच्चा, पार्टी हमने क्या पढ़ा, बोलो। मॉलिक्यूलर आपके पास सॉलिड्स होते हैं, और ये किसकी क्लासिफिकेशन है, बोलो बच्चों, ये किसकी क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने क्या पढ़ा, एक आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद आपने भाई, हमें पता है दो तरीके के हमारे पास, हमने 2-3 तरीके के बॉन्ड देखे हैं, एक आयनिक होता है, एक कोवलेंट होता है, एक मेटालिक भी देखा हमने, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक। मॉलिक्यूलर में आपने 3 हिस्से कर दिए, उसमें आपको याद है भाई हमने pH कर दिया, P और H, और इसी का नॉन पोलर निकाल लो, क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इतना समझ में आ रहा है।
और फिर उसमें हमने देख लिया भाई इसमें क्या है, ये ज़्यादा कोई हार्ड होते नहीं है, सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H2 आप याद रख लेना, आइस बन जाती है तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आयनिक वाले हार्ड होते हैं, कोवेलेंट वाले भी हार्ड होते हैं और मेटेलिक बॉन्डिंग वाले भी हार्ड होते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किस वे में करते हैं, तब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तब, और तब किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं तब नहीं कर सकते, और मेटल तो करते ही करते हैं। इसमें सिर्फ ग्रेफाइट करता है, किस में, कोवेलेंट में।